हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज फिर मैं अपनी इस अकाउंटिंग और फाइनेंस की सीरीज़ में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बुक कीपिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले या कोई भी अकाउंट को अपडेट करने से पहले हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिसके बेस जो कि अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल्स भी हम इसको कह सकते हैं। सॉरी। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें कि रिकॉर्डिंग कैसे करना उसके फंडामेंटल्स, रिपोर्टिंग के, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कंसिस्टेंसी आए, उसमें एक्यूरेसी आए और कंपैरेटिबिलिटी आए। और ये यूज़फुल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। ये कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग से पहले हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे होते हैं आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल बेसिस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट का यूज़ अकाउंटिंग के लिए क्या है। जैसे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग करने से पहले ये मानना चाहिए और ये होना चाहिए कि बिजनेस जो है एक सेपरेट होता है ओनर के पर्सनल फाइनेंस से। पर्सनल फाइनेंस को बिजनेस में नहीं लाना है और बिजनेस फाइनेंस को पर्सनल फाइनेंस में नहीं लेके जाना है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि बिजनेस अलग है और पर्सनल फाइनेंस अलग है, तो दोनों का रिकॉर्डिंग और उनकी ट्रांजेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे के आपस में मिक्स नहीं कर देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमेशा अकाउंटिंग करने से पहले हमेशा ध्यान में ये रखना चाहिए कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा और फोर्सिएबल फ्यूचर तक ये कंटिन्यू ऑपरेट करेगा। उसी के हिसाब से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फिर कंसेप्ट आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि रेवेन्यू को आप तब रिकॉग्नाइज करो, बुक्स में तब डालो जब आपने अर्न कर लिया हो, लेकिन खर्चों को तब आप इनकर्ड करो जब वो आपके क्या कहते हैं अक्रू हो गए हों, रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो। यानी कि आपने पैसा कब दिया, क्या आया, वो बात की बात है। हाँ, एक बार ट्रांजैक्शन हो गई, ऑब्लिगेशन और राइट एस्टेब्लिश हो गया, तो आपको खर्च और एक्सपेंस को बुक कर लेना है। फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे ही आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी, जैसे ही आपने सर्विसेज दे दी, तो रेवेन्यू को आपको रिकॉर्ड कर लेना है वहाँ पे। कैश फ्लो बेशक से उसका बाद में आए। फिर बात करता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो खर्चे होते हैं और जो रेवेन्यू होते हैं वो आपस में मैचेस करने चाहिए टाइम पीरियड के हिसाब से। फिर होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है, मटेरियल वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप डाल दीजिए। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि वो ऐसे ट्रांजेक्शन जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट करती हैं और डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती हैं, वो हमारी क्या होती है? मटेरियल। तो इस तरह के मटेरियल जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल में ये कहता है कि जो एसेट्स होते हैं उनको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो है रिकॉर्ड करो। हालांकि इन सब के आगे एडवांस लेवल पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंड एएस के नाम से या एएस के नाम से यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे कि पूरा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड है वो ये है। फिर बात करता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के अंदर वो ये बोलता है कि जो भी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप उसकी फेयर वैल्यू यानी कि नियर टू मार्केट वैल्यू या करंट मार्केट वैल्यू पे आप उसको ले लो। नेक्स्ट आपका इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि आपको ध्यान रखना है एसेट्स और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जितने भी हैं आपके जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं, बेसिकली जो लाइबिलिटीज़ हैं या एक्सपेंसेस हैं, उनको आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन
एसेट्स और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बोलता है कंसिस्टेंसी। इसके अंदर कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड्स आपको फॉलो करना है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में। कहने का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का आपने अकाउंट बनाया, उसमें एक आपने कंसेप्ट रखा, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में दूसरा बनाया तो दूसरा रख दिया, तो कंपेरेटिबिलिटी नहीं हो पाएगी। कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी होती है कि आगे उनको जो है कंपेरेटिबिलिटी भी बनानी होती है। फिर होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो ये कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ट्रांजैक्शन तो बहुत हो सकते हैं, मनी वाले भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। तो जो मॉनेटरी आइटम्स हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उन्हीं को इसमें रिकॉर्ड करिए। जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों कि बिजनेस की लाइफ को स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए बांट दीजिए। जैसे 1 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर, ऐसे। फिर बोलता है ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्टिव एविडेंस की बेस पे होनी चाहिए, ना कि पर्सनल ओपिनियन। हमने पर्सनल ओपिनियन कहा और अकाउंटिंग कर दी, नहीं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना जरूरी है उसके लिए। और तीसरा बोलता है डुअलिटी और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होगा और एक उसका क्रेडिट होगा और 2 अकाउंटों को वो हिट करेगा। और इसी को हम डुअल एस्पेक्ट भी बोल देते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अभी तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन हो, इनपुट्स हो, कमेंट हो तो प्लीज़ उसमें डालिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर और वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू।